यस हाँ। सर। हाँ बताओ। सर जैसे कि मैं मतलब सबसे मैंने पहले एक बार मेरा। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, कौन से ब्रांच से हो। यस सर, मैं ईसी ब्रांच से हूँ और मैंने 2019 में पास आउट किया था। और 2019 में ही मैंने अपना फर्स्ट गेट अटेम्प्ट दिया था और उस साल मेरा 4600 रैंक आया था। उसके बाद से मैंने ड्रॉप लेके सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मेरा रैंक 3700 आया। और उसके बाद सर मैं सेकंड ड्रॉप लेने मैं नहीं ले पाई, वो हिम्मत नहीं हुई, तो मैं जॉब में स्विच कर लिया मैंने सॉफ्टवेयर में। तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट जॉब के साथ दिया, बट बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया और अच्छा नहीं गया, रैंक और भी नीचे गिर गई। तो अब हम्म। सर फाइनली मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है और मैं इस साल मतलब काफी अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक यही नहीं समझ पाई कि गेट की रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब जैसे हम्म। मैं हर बार क्या करती हूँ कि मैं हर बार शुरू से शुरू करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उस शुरू से शुरू करने में मैं आखिरी तक पहुंच ही नहीं पाती। और मैं ये गलती हर बार करती हूँ, तो जैसे मुझे समझ में नहीं आता कि आपको कंसेप्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है या फिर आपको क्वेश्चंस ज्यादा करने चाहिए। तो तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट इसी साल था, इससे पहले? यस सर। उसके यस सर बाद तुमने जस्ट। कंटिन्यू रखा है अपना प्रिपरेशन या फिर गैप लिया है कुछ मंथ्स का? सर मैंने मिड अप्रैल से स्टार्ट किया। मतलब मिड अप्रैल से तुम हो टच में? अप्रैल, मई, जून। यस अप्रैल, सर। मई, जून तुम हो, जुलाई भी, मतलब चार यस मंथ सर। तुमने प्रिपरेशन की है। कितने यस सब्जेक्ट्स हो सर। चुके हैं तुम्हारे अभी तक? सर मेरे अराउंड मतलब 3.5 सब्जेक्ट्स हो गए हैं सर। मैंने क्या किया कि जैसे मैं अप्रैल में प्रिपेयर करी थी तो सब्जेक्ट के मैंने नाम भी बता दो। एनपी सर नेटवर्क, कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल। डिजिटल में सर जैसे डिजिटल मैंने शुरू किया तो सर जो वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है मैं उसी को ही शुरू से पढ़ने लगी, तो उसी में ही मेरा 1 डेढ़ हफ्ता निकल गया। तो जैसे मैं बहुत बेसिक बेसिक से चीजें पढ़ रही थी कि ताकि मेरा कंसेप्ट स्ट्रोंग हो, पर मुझे लगता है कि उस चक्कर में तो पूरा नहीं हो पाएगा। और मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बेसिक नहीं आता, मैं फिर से बेसिक कर रही हूँ ताकि मेरा अच्छा हो। और मुझे लगता है कि इस चक्कर में कित, आगे के हर कितना बार टाइम ऐसा लगता होता है है कि तुम्हें? सर। तुमने सिलेबस कवरेज कर दिया है क्या अपने लास्ट अटेम्प्ट में? यस सर। सर बस ऐसा होता है कि हर बार की कम्युनिकेशन और ईएमएफटी तक आते आते बस ऐसे ही सब्जेक्ट हो गया, उस टाइप का हो जाता है हर बार। मतलब ईएमटी और कम्युनिकेशन रह जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स तुम बस अच्छे से कर पाते हो, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, एनालॉग में भी टॉपिक छोड़ने पड़ते हैं और फिर जो ईएमटी और कम्युनिकेशन है उसको जल्दी जल्दी करना होता है, हर बार यही होता है। ठीक है। तो देखो, मैंने अपने बारे में बताया था कि मैंने जब इस सेकंड अटेम्प्ट किया था ना, सबसे पहले मैंने जो मेरे सब्जेक्ट्स रह गए थे, सबसे पहले वो किया था। उसके बाद मैंने जो मेरे सब्जेक्ट्स हो चुके थे उन्हें सॉल्व, मतलब उनके बारे में मैंने सोचना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं जब मैं सब वीक सब्जेक्ट कर रहा था या फिर दो सब्जेक्ट्स मेरे रह गए थे, सिग्नल्स एंड ईडीसी, तो वो दो सब्जेक्ट्स मैंने डिवाइड किया अपना टाइम कि मैं सबसे पहले, अगर मैं 8 घंटे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो 6 घंटे मैं ईडीसी करूंगा या फिर सिग्नल से सिस्टम, मतलब वीक सब्जेक्ट या फिर जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं उनके लिए 6 घंटे, और 2 घंटे अब जो बचे हैं दिन के, वो मैं पुराने सब्जेक्ट्स जो हो चुके हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहता था, ताकि वो सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट्स में भूल ना जाऊं और पहले वीक एरियाज को मैं टारगेट कर पाऊं। वीक ओके। एरियाज को हमेशा लास्ट में रखोगे तो हमेशा वैसे ही वो पेंडिंग ही रहेंगे, और ओके सर। तुम ड्रेन हो जाते हो लास्ट तक, तो लास्ट तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। यस सर। तो सबसे पहले तुम्हें यही स्ट्रेटेजी बनानी है कि मैं अब सबसे पहले वीक सब्जेक्ट को सबसे पहले लूंगा, पुराने सब्जेक्ट्स को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहूंगा, मतलब दिन का मैं मैक्सिमम टाइम वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने में दूंगा या फिर पेंडिंग जो काम है उसे करने में लगाऊंगा, और जो हो चुका है उसे 20% या फिर 30% टाइम दूंगा हर दिन का। तो जो तुम्हारे लास्ट टाइम कमियां है वो फुलफिल हो जाएगी इस बार। ठीक है, वो मैं तुम्हें एक ओके सॉल्यूशन सर। बताया हूँ। उसके आगे बताओ कि गेट की रिक्वायरमेंट, तुम कुछ बात कर रहे थे, गेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तुम समझ हाँ नहीं पा रहे हो? सर, हाँ मुझे लगता है कि मैं अभी तक गेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं समझ पाई कि वो एक्चुअल में टेस्ट क्या करते हैं। जैसे सर अगर मैं आपको 3 सिनेरियोज देती हूँ कि एक पर्सन है जिसके कंसेप्ट ठीक ठाक हैं लेकिन उसने बहुत ज्यादा
प्रैक्टिस की, एक जिसने कंसेप्ट्स भी ठीक ठाक समझ लिए और क्वेश्चन भी ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लिए, और एक पर्सन जिसने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस किया और क्वेश्चन थोड़े बहुत ही प्रैक्टिस किए। तो इन तीनों में से कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर सकता है गेट में? नहीं, तुम्हें बताता हूँ ये। देखो गेट में रिक्वायरमेंट क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो आईआईटीज के प्रोफेसर ने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें क्लासेस लगाने की जरूरत पड़नी चाहिए या फिर ड्रॉप लेने की जरूरत पड़नी चाहिए। इसलिए उन्होंने थर्ड ईयर को भी एलिजिबल किया है, फोर्थ ईयर से वो एक्सपेक्ट करते हैं गेट एग्जाम क्रैक हो जाना चाहिए। और वो सिर्फ आईआईटी के प्रोफेसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग क्रैक करते हैं फोर्थ ईयर में। ठीक है, तो देखो मेरे पास कल लास्ट ईयर एक इंसान था जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स में 27th रैंक अचीव करा है उसने, 27th। उसने सिर्फ लेक्चर देखे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसने टेस्ट सीरीज ये सब कुछ नहीं सॉल्व किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे बहुत कम सॉल्व किए थे, ज्यादा कंसंट्रेशन उसका सिर्फ लेक्चर्स पे था। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, हम हमेशा सोचते हैं कि जो मेरे पास है उसे छोड़ के कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा शायद से बाहर से आने वाला है। ऐसे हमारा माइंडसेट चलता है, जो मेरे पास है वो शायद सफिशिएंट नहीं है। इसलिए मैं कभी भी हम जो होता है मेरे पास उस पर भी डिटेलिंग में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। देखो कोई भी क्लासेस वाला अगर इतना फीस दे रहा है तो वो जो फीस लेके इतना पढ़ा रहा है तो वो उसका कुछ होगा ना सिग्निफिकेंस, उसका कुछ तो वैल्यू होगा। बस हम उस डेप्थ को नहीं समझ पा रहे। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ गेट क्या टेस्ट करेगा। गेट का पेपर के सबसे पहले कैसे सेट होता है बात करते हैं। एक टीम फॉर्म की गई है सारे आईआईटी से मिलके, वो 10 या 15 लोग जो भी हो गए, वो हर साल हर ब्रांच का पेपर सेट करते हैं। और वो टीम आसानी से चेंज नहीं हो सकती क्योंकि उन्हें आदत है गेट के पेपर सेट करने की, तो क्यों कोई रिस्क लेगा किसी दूसरे इंसान को नया लाने की। तो वही टीम इस बार भी होगी सेट करने के लिए। इसलिए लोग आपको कहते हैं कि 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो जो टॉपिक्स तुम देख पा रहे हो वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, जिस तरह से उस क्वेश्चन में ट्रू फाइंड बताया गया पूछने के लिए वो रिपीट नहीं होगा। पर मुझे पता चल गया कि देखो कंट्रोलेबल है कि ऑब्जर्वेबल है। ऐसा कंट्रोल सिस्टम में कॉन्सेप्ट है, हमेशा आता है ये पूछ कमेंट करने के लिए, कंट्रोलेबल होगा कि ऑब्जर्वेबल होगा। टू पोर्ट नेटवर्क से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। तो हमें टॉपिक्स पता है कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे। अभी गेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर मैं बताऊं तुम्हें, कुछ ऐसा नहीं तुम्हें लगेगा गेट एग्जाम के बाद कि इस टॉपिक के बारे में मैंने कभी देखा नहीं था या फिर सुना नहीं था। इवन जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देखते हैं हमें समझ में आ जाते हैं। एग्जाम के बाद जो आंसर की सॉल्व करने आते हैं वो भी हमें समझ में आ जाते हैं, मतलब उन्होंने सेम टॉपिक पे डिस्कशन किया था। तो तुम्हारा मेरे हिसाब से प्रैक्टिस कम है क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और तुम इतने सालों से हो इस गेम में, तो मुझे लगता है तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होगा। पर वो फ्लो फ्लो में कैसे, जैसे प्रैक्टिस क्यों करता है कि इंसान, ताकि जो चीज उसके दिमाग में है वो जब भी उसके सिमिलर कोई टास्क देखेगा वो फ्लो फ्लो में सॉल्व कर लिया फिर क्रैक कर लिया वो टास्क। तो तुम्हारे प्रैक्टिस में बहुत कमी है। कुछ लोग को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ लोग को जरूरत पड़ती है। कुछ लोग आईआईटी जेडबल की प्रिपरेशन किए, उन्होंने सीखा था कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, वो लॉजिकली स्ट्रांग है। वो क्वेश्चन को देख के ही घबराते नहीं है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, ये भी एक पॉइंट है। बहुत सारे फैक्टर्स है गेट एग्जाम में। गेट एग्जाम का 3 घंटे का पेपर। मुझे सबसे पहले बताओ कि गेट एग्जाम के बाद इस साल तुम्हें कुछ बाहर आके क्वेश्चन समझ में आए थे या फिर क्या प्रॉब्लम क्या होता है इस साल, वो सबसे पहले मैटर करता है। सर मैंने जब मतलब अपनी रिस्पॉन्स शीट एनालाइज की, तो मैंने मतलब ध्यान दिया कि कुछ क्वेश्चन बाद में बन रहे थे। कुछ कितने? क्वेश्चन हुआ कि सर थोड़े थोड़े, सर अराउंड 10 to 15 कुछ क्वेश्चन सर थोड़े थोड़ी चीजों से मिस हो गए। तो देखो जैसे मैंने अंडर टेन टू रूट टू फिफ्टीन की जगह। क्वेश्चंस हाँ जी। 10 to 15 क्वेश्चन अगर तुम्हारे बन पा रहे थे वो तुम एग्जाम में नहीं बना पाए, तो बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है हमारे के लिए कि हम वो क्वेश्चन कैपेबल थे सॉल्व करने के लिए और हम उस एग्जाम के ड्यूरेशन में सॉल्व नहीं कर पाए। तो तुम एग्जाम के ड्यूरेशन को कैसे हैंडल करते हो वो भी तुम्हें सीखना होगा। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तुम्हारा होने नहीं वाला है, क्योंकि तुम्हारा हो सकता है एग्जाम में डर भी हो। तुम्हारा एग्जाम में कैसा होता है मतलब माइंडसेट, वो भी मुझे बताओ। सर मैं बहुत डर जाती हूँ सर, उस बार तो मैं और भी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी क्योंकि लास्ट ईयर मतलब 2020 में मेरा रैंक 3700 था और इस बार 9000 पे पहुंच गई। तो और भी मतलब हाँ, कॉन्फिडेंस चला तो गया देखो सर। होता है ऐसा, कोई वरी करने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स से हो ना?
हाँ, सर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस साल का पेपर तो डिफिकल्टी था, और ऊपर से 1 मार्क से कौन से 2 मार्क से कौन से किसी को पता भी नहीं था, और लेंदी क्वेश्चंस यस आए थे, हम सर। उसके लिए प्रिपेयर भी सर नहीं थे। मैं यही चीज से डर गई थी कि क्योंकि मेरा था कि मैं 2 मार्क्स की प्रैक्टिस करती थी और फिर जब वहां पे गई तो सर पूरा गोलमोल हो गया और मैं बहुत डर गई थी मतलब। तो वो एक पैरामीटर है कि तुम्हारा रैंक क्यों नहीं आ पाया। पर अगर तुम्हें कोई चांस ही नहीं देना है सामने वाले को हारने का खुद का, तो तुम्हें हर चीज करनी होगी जो एग्जाम में तुम्हें हेल्प कर सकती है। जैसे तुम्हें टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी चाहिए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला भी पार्ट प्रॉब्लम नहीं है, तुम हर सिचुएशन के लिए रेडी नहीं हो, और तुम्हें क्वेश्चन उस टाइम पे तुम जज नहीं कर पाए। देखो, डर लगा ठीक है, पर तुम उस टाइम पे समझ नहीं पाए ना कि ये क्वेश्चन मैं कैपेबल हूँ सॉल्व करने के लिए, यस। या फिर तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि उस टाइमर को देख के कि मैं इस क्वेश्चन की तरफ अच्छे से ध्यान लगाऊं। राइट, तो हमें उस चीज के लिए भी प्रिपेयर करना है, वो चीज सिर्फ तुम्हें टेस्ट सीरीज सिखा सकती है, सिर्फ टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज कैसे देते हैं मैं बताता हूं तुम्हें। आज अगर तुमने कोई एक सब्जेक्ट खत्म किया ना, तुरंत उसके बाद टेस्ट सीरीज मत देना। जब भी तुम वो सब्जेक्ट रिवाइज करोगे अपने नोटबुक से, उसके बाद तुम टेस्ट सीरीज देना, ठीक है? क्योंकि अभी फ्रेश तुमने प्रिपेयर किया है, तो तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें होगी, ठीक है? तो वो एग्जैक्टली तुम अप्लाई भी कर पाओगे। और मैं चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज को एक इंसान एज ए रिविजन टूल यूज करे। देखो कैसा है, देखो तुम पढ़ोगे, अभी अभी प्रिपेयर किया तो अभी सारी चीजें दिमाग में, क्योंकि आप उसे हर दिन पढ़ रहे हैं। जब भी हम रिवाइज करते हैं ना कुछ दिनों बाद, तो हमें भी पता होता है कि हमने रिवाइज किया है, फिर भी हमारे दिमाग में कुछ कुछ डाउट होता है कि अच्छे से रिवाइज हुआ है क्या, मैंने सारा चीज अच्छी से रिवाइज रिकॉल कर लिया गया। तो वो तुम्हें चीज टेस्ट सीरीज बताएगी रिवीजन के तुरंत बाद, कि तुम्हारे किस एरियाज में तुम वीक हो अभी भी। तो अभी तुम उस एरियाज को वापस से अपने नोटबुक से अच्छी तरीके से देख सकते हो। रिवीजन करना है तो हमें 2-3 दिन में निपटाना पड़ेगा वो टास्क। एक सब्जेक्ट का रिवीजन 2-3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। तो 2-3 दिन में हमें नोटबुक रिवाइज करना है, और चौथे दिन हमें उसका सब्जेक्ट टेस्ट देना है, ठीक है? और ये उन्हीं सब्जेक्ट के लिए मैं प्रिफर करूंगा सब्जेक्ट टेस्ट देना जिन सब्जेक्ट में तुम वीक हो। और तुम पसंद करोगे सब्जेक्ट टेस्ट देना नेटवर्क थियरी, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि ये क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में भी बनेंगे। प्रॉब्लम कब आता है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस देखने के लिए प्रॉब्लम कब आता है? ईडीसी के क्वेश्चंस देखने के लिए प्रॉब्लम आता है, ईएमटी कम्युनिकेशन के सब क्वेश्चंस यस देखने के लिए। एग्जैक्टली। तो उन सब्जेक्ट्स के लिए हमें सब्जेक्ट टेस्ट देना है, ताकि हम कॉन्सेप्चुअली अगर स्ट्रांग नहीं हो पा रहे ना, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं कितने तरह से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, वो तो एटलीस्ट जान लो, ठीक है? तो तुम्हें हर चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर तुम 3000 तक रैंक अचीव कर सकते हो ना, तो तुम अंडर 100 भी आ सकते हो, अंडर 500 भी आ सकते हो। ये ऐसी ही चीज है, अगर एक क्लासेस वाला 100 लोगों को अपना कोर्स बेच सकता है, तो 1000 लोग को ही बेच सकता है, 10,000 लोग को ही बेच सकता है। बस वो अपने आप को थोड़ा 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 और पुश करना चाहिए उसे, थोड़े थोड़े लिमिट्स के बाद। तो अभी 3000 के जो टच करते हैं, फिर 5000 के भी जो नीचे आते हैं, उन सारे लोगों का पोटेंशियल होता है अंडर 500 या फिर अंडर 100 आने का नेक्स्ट ईयर, अगर वो सारी चीजों पे अपना फोकस करेंगे। टेस्ट सीरीज वीक सब्जेक्ट के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है, और कब देना है? रिवीजन के बाद, प्रिपरेशन के बाद नहीं। प्रिपरेशन के बाद खुद को जरा टाइम दो। तुम प्रिपरेशन के बाद जब नेक्स्ट सब्जेक्ट चुनोगे, तो उसका थोड़ा सिमिलर सब्जेक्ट चूज किया करो। जैसे अगर तुम कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर तुम्हारा वीक है, कैसा है कम्युनिकेशन सिस्टम? सर वीक ही है सर, बस एनालॉग कम्युनिकेशन के तो बन जाते हैं क्वेश्चन, पर डिजिटल के कभी नहीं बनते। हाँ, तो तुम कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, अभी जैसे मैं बताया वीक सब्जेक्ट में सबसे पहले प्रिपेयर करने लगे, तो कम्युनिकेशन के बाद सिग्नल सिस्टम्स के भी टच में रहो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो ऐसे सिमिलर सब्जेक्ट्स भी थोड़े थोड़े लेना है। और ईएमटी मतलब वीक एरियाज को सबसे पहले कवर करो, वो तो मस्ट ही है। वीक एरियाज के बिना तुम्हारा डिफरेंस तुम नहीं क्रिएट कर पाओगे रैंक में। और तुम्हें यही बता देता हूँ, कितना भी तुम प्रैक्टिस करो टेस्ट सीरीज, फिर भी एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि तुम गेट एग्जाम में जाके खराब कर सकते हो। जैसे एक इंसान था लास्ट ईयर, जो कॉम्बैट में फर्स्ट आता था, टेस्ट सीरीज में टॉप 10 के अंदर आता था, और उसका गेट एग्जाम में 700 रैंक है इस बार। उसने भी यही प्रॉब्लम फेस की, उसका आदत था 2 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो ऐसा नहीं बोल सकते उसके पास पोटेंशियल नहीं था, पर एग्जाम कुछ अलग तरीके से आ गई, पैटर्न ही अलग हो गया, तो उसकी भी गलती नहीं है।
पर तुम्हें एडेप्टिव होना चाहिए हर सिचुएशन के लिए। ऐसा माइंडसेट बनाओ ही मत। सबसे पहले तो ये भी माइंडसेट बनाओ मत कि कम्युनिकेशन का क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे या फिर ईएमटी के क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आसान आए और तुम एग्जाम में उन क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट ना करो और तुम्हें बाद में रिग्रेट हो कि अरे ये तो आसान आया था यार। जैसे इस बार एनालॉग कम्युनिकेशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। हमारा आदत है कि एनालॉग में से क्वेश्चंस पूछना बंद कर दिया है, ऐसे ही लोग बोलते हैं। पर इस साल ईएमटी एनालॉग तो खुद 20 से 25 मार्क्स के लिए आया था। एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का वेटेज लेके ये दो सब्जेक्ट्स आए, ईएमटी एंड कम्युनिकेशन। तो तुम्हें कुछ बनाना ही नहीं है माइंडसेट एग्जाम के लिए। तुम्हारा हर सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है और तुम वो तभी समझ पाओगे जब तुम हर सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे। ईएमटी कम्युनिकेशन भी प्रिपेयर करना होगा। तुम्हें बताता हूँ, ईएमटी लोग है ना स्टार्टिंग के चैप्टर से डर जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल हो जाता है। देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रिकल परपेंडिकुलर है कि क्या है, समझ में ही नहीं आता। पर जैसे यूनिफॉर्म प्लेन वेव स्टार्ट होगा, यूनिफॉर्म प्लेन वेव, ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड्स, एंटीनास, ये सारे फॉर्मूला ओरिएंटेड बन जाते हैं। सब कुछ फॉर्मूला ओरिएंटेड है, पर कितने लोग एंटीनास टच कर पाते होंगे? ठीक है, Yes, कितने लोग okay. इंफॉर्मेशन थियरी तक जाते होंगे, जबकि इंफॉर्मेशन थियरी में से क्वेश्चन आना ही है और वो फॉर्मूला ओरिएंटेड आएगा। उसका कुछ ऐसा मॉडल होगा, सेम रिपीट होगा, उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछ सकते क्योंकि वो पढ़ाया ही कम कम जाता है बीटेक में। एंटीनास, Yes, sir. एंटीनास एक स्पेशलाइजेशन है एमटेक का। और हमारे बीटेक में एक चैप्टर है ना, तो उन्हें लिमिटेशन मिल गया, इसके रिलेटेड हमें फॉर्मूला ओरिएंटेड पूछना है, पर एंटीनास कोई पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, तो इसलिए हमारे टीचर ने तो कहा था पीछे से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ओरिएंटेड ही है ईएमपी सब्जेक्ट। तो ये सारे चीजों पे तुम्हें फोकस करना पड़ेगा कि एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट में से क्या क्या आ रहा है, और उस लेवल हर चीज करना जरूरी है। कोई भी चीज स्किप करोगे होगा नहीं। तुम अपना जो वापस से एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ, क्योंकि मैं पूरा ही कहानी बता रहा हूँ। तुम्हें अभी मतलब Okay, क्या sir. डाउट लग रहा है? सर एक मेरा और क्वेश्चन है सर, वो प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं है एक्चुअली। सर क्या होता है कि बहुत बार मुझे डिमोटिवेशन आता है कि जैसे मान लो मेरा रैंक पे आ गया और मैंने किसी एमटेक में एडमिशन ले लिया, और मान लो जैसा अभी सिनेरियो है कि पूरा का पूरा 2 साल ही ऑनलाइन निकल गया, तो फिर मतलब क्या मतलब है उसका। और सर फिर आसपास के सर लोग भी बोलते हैं कि जैसे जो एमटेक करें ऑनलाइन चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ये नहीं है वो नहीं है। तो सर मतलब उससे कैसे ओवरकम किया जाए? क्या कोई डिफरेंस आया है ऑनलाइन एमटेक करने हाँ, में से मैं जैसे बताता आपने हूँ। आईआईटी बॉम्बे में किया है? हम जैसे पहला मेरा भी ये, मुझे भी लगता था कि बीटेक में हम आईआईटी जा नहीं पाते ना, तो हमें लगता है कि वो आधी यस सर। अधूरी ख्वाहिश हम एमटेक में जाके पूरी करने वाले हैं। पर एग्जैक्टली एमटेक सर। पूरा डिफरेंट प्रोग्राम है। एमटेक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है। एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हो गए, दूसरे सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट, मतलब एक साल में 10 सब्जेक्ट करने हैं। और ये प्राइवेट कॉलेज के सब्जेक्ट्स नहीं हो गए, आईआईटी के प्रोफेसर पढ़ाने वाले हैं। उनके क्विज हो गए, असाइनमेंट भी प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बाहर कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। एक इंसान को एक कल्चरल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। स्पोर्ट एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। तो कोई भी इंजॉयमेंट नहीं करता है एमटेक में। ठीक है, पर लोग जाना इसलिए चाहते हैं कि इंजॉयमेंट हो। तो जो तुम्हें लोग अभी प्रॉब्लम हुई है, वो कुछ तभी भी इंजॉयमेंट नहीं कर पाते तुम अगर कैंपस में होते। बस तुम्हारा एक फील होता कि मैं कैंपस में गया हूँ और मैं देख पा रहा हूँ फिजिकल क्लासेस कैसा होता है आईआईटी, ठीक है, कैसे यहाँ पे चीजें ऑपरेट होते हैं, वो सारी चीजें तुम देख पाते। पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि वहां पे तुम्हें इंजॉय करने मिलता, नहीं मिलता। प्रेशर सेम है। बस प्रॉब्लम अभी ये है कि तुम्हारे पास डिस्कशन करने के लिए फिजिकली कोई इंसान होगा नहीं। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम शायद से डिस्कस नहीं कर पाओगे बहुत सारे डाउट्स। पर अभी तो खुलेगा। अभी तो सारी चीजें नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे लोग वैक्सीन वैक्सीन करके भी तुम्हें अंदर बुलाया जाएगा। और ऐसा भी है, अगर तुम्हारे घर पे कंडीशन नहीं है पढ़ाई करने की, तुम्हारे घर में तुम पढ़ नहीं सकते हो, तो तुम्हें हॉस्टल में बुलाया जाए। ठीक है, उन्हें उन बच्चों को नहीं रोका था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास तो घर में लाइट भी नहीं होता है ढंग का, तो वो कैसे ही वाईफाई से ये सब लगा सकते थे। उन्हें फर्स्ट सेमिस्टर से ही हॉस्टल में बुलाया जाता है और वो हॉस्टल में बैठ के ही अपना पढ़ाई कर रहे हैं। बस वो क्लास नहीं अटेंड कर रहे क्लासेस में आके। तो ओके। देखो, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि तुम डिस्कशन नहीं कर पाओगे, असाइनमेंट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। पर अभी के टाइम पे ना उन लोगों ने
वो सारी चीजों का भी सॉल्यूशन निकाला है। वो एक ग्रुप बनाते हैं, मतलब अभी उस सारी चीजों का उन्होंने सॉल्यूशंस निकालते गए हैं। और तुम्हें बताता हूँ, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम्हें जरा सा भी सोचना नहीं चाहिए। टॉप 4 आईआईटीज के लिए, आईआईटी दिल्ली के लिए, आईआईटी बॉम्बे के लिए, आईआईटी मद्रास के लिए, आईआईसी बैंगलोर के लिए, ये टॉप 4 आईआईटीज जो है, उनके बारे में तुम्हारे मन में जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कोरोना वायरस अगर ऐसा भी रहा तो क्या मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं। इस साल का तुम्हारी सिनारियो बताता हूँ, जब एब्रप्टली कोरोना वायरस आ गया था, ठीक है। अभी तो उन्हें आदत हो गई है ना कि ये चलेगा, तो उन्होंने खुद को प्रिपेयर भी किया होगा। पर उस टाइम तो अचानक से आया था, मेरे मेरे बैच के टाइम। मेरे बैच में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ एक साथ होता है, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में। एक भी इंसान अनप्लेस्ड नहीं है, एक भी। मतलब जितने भी स्पेशलाइजेशन थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, 4-5 जो भी है, उन सब में से सब लोग प्लेस्ड हो चुके हैं। इवन एचओडी मीटिंग लेके ये बताता है फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब पहले प्लेसमेंट के फेज के बाद, कोई भी अगर अनप्लेस्ड हुआ, बिल्कुल टेंशन मत लो, प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, मैं तुम्हें जॉब दूंगा। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं। हो सकता है तुम्हें डिफिकल्टी हो, पर वो डिफिकल्टी वर्थ इट होगी 2 साल के बाद। में प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा, इसका बिल्कुल भी ऐसा सोचना मत। तुम मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हो, तुम सिविल इंजीनियर नहीं हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सीएसई वालों को बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। समझ में आया? और कुछ है तुम्हारा, तुम्हें पूछना है? नो सर, हम्म। दैट्स हाँ इतना ही है। हाँ। तो देखो, वीक एरिया सबसे पहले सम अप कर देता हूँ। वीक एरिया सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो, और वीक एरिया स्ट्रॉन्ग करते करते जो हो चुका है उसे छोड़ मत दो, नहीं तो वो वापस से प्रिपरेशन होगा। तुम इसलिए ही वीक एरियाज लेने से डर रहे थे, क्योंकि तुम्हें जो हो चुका है उसे खोना नहीं था। तो क्यों ना टाइम डिवाइड किए कि मैं इतना टाइम वीक एरियाज करूंगा, इतना टाइम जो हो चुका है वो रिवाइज करते रहूंगा। तो जो बच्चा कुछ है वो भी होते रहेगा, जो हो गया है उसके भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने जो हो चुके हैं उसके लिए तो बिट्स एंड बाइट्स है तुम्हारे पास, ये इसका। यस सर, अभी नहीं है सर, खरीद लूंगी। हाँ, ये इसका बिट्स एंड बाइट्स बेस्ट बुक है। तुम बोल रहे हो ना कि गेट एग्जाम क्या एक्सपेक्ट करती है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कॉन्सेप्ट में से क्या एक्सपेक्ट करती है। उनके बुक का ही नाम है एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चन। मतलब सर वो हर सब्जेक्ट में 1000 क्वेश्चन दे रहे हैं, या फिर पूरे बुक में 1000 क्वेश्चन दे रहे हैं, मुझे याद नहीं है। पर वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता रहे हैं कि एक सब्जेक्ट में से कितने, मतलब एक ऑपैम में से क्या क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट किस तरह से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो बुक अलग से मिलता है, 2 बुक्स मिलते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में 5 सब्जेक्ट हो गए, वॉल्यूम 2 में 5 सब्जेक्ट हो गए। जिस सब्जेक्ट में तुम वीक हो वो ऑब्जर्व कर लो, उसके हिसाब से वो दोनों में से कोई एक बुक मंगाओ या फिर दोनों बुक मंगाओ, तुम पे है। ठीक है, पर वो बुक तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, ताकि जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं उनके रिलेटेड तुम जैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो गेट एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखोगे। और बाकी टेस्ट सीरीज 2 वीक सब्जेक्ट के लिए, और दिसंबर ओके थर्टी सर। फर्स्ट तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इसके हिसाब से टाइम मैनेज करो, बहुत ज्यादा पढ़ाई करो, और डीमोटिवेट होना नहीं है, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं गेट एग्जाम का फीलिंग क्या आता है। तो हम अगर ऐसा सोचे कि मैं इतने बार रिपीट किया हूं तो मेरा, मैं क्या कर रहा हूँ या इस गेम में, मतलब मैं तो कुछ काम का ही नहीं हूँ, तो मतलब जो हमारा एडवांटेज है उसकी तरफ हम देख रहे नहीं, हम अपने डिसएडवांटेज की तरफ देख रहे यस। हैं। एक फर्स्ट कमर या फिर फ्रेशर ये सोचता होगा, दो उसके पास ऑप्शन है। तो एक सोचेगा कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बिंदास दे देता हूँ, या फिर वो सोचेगा गेट एग्जाम कैसी होती होगी यार, तो उसे डर लगना स्टार्ट होगा। तो अपने आप पे है कि यस। हम क्या देखेंगे। जो देखेंगे उसके हिसाब से हिम्मत बढ़ेगी, उसके हिसाब से अ, हिम्मत आएगी सपने देखने में, और सपने देखने जब देखना जब स्टार्ट करोगे, पढ़ाई करने में ज्यादा मन आएगा। बिल्कुल भी यस सर। डरो मत। और दिसंबर में तो मैं बहुत सारे वीडियोस डालूंगा, ताकि एक इंसान को सारी चीजों के लिए रेडी हो जाए वो। और जनवरी में तो 15 मॉक टेस्ट देना है, ये माइंडसेट बना ही लो। और एटलीस्ट 2 बार अपनी नोटबुक रिवीजन होनी चाहिए दिसंबर 31 तक, ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं हम, और थैंक यू।